हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का हम लोग करने वाले हैं आज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो। हमारा पूरा अभी सीरीज चल रहा है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, साथ ही साथ और भी जो भी पॉलिटी के मटेरियल्स हैं उन चीज़ों को लेके हम लोग अभी सेशन को कर रहे हैं, लैब सेशन कर रहे हैं। एक दिन हमारा जो भी आज नए उनको वो ध्यान दीजिएगा, एक दिन हमारा पॉलिटी चल रहा है और एक दिन हमारा हिस्ट्री का लैब सेशन चल रहा है। प्री प्लस मेंस को लेते हुए हम लोग सेशन को कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। और हिस्ट्री का ऑप्शनल भी हमारा सीरीज चल रहा है। तो पॉलिटी और प्लस हिस्ट्री का प्री प्लस मेंस का लैब सेशन 8 बजे रोज 8 PM में रोज हमारा चलता है रात को। तो इस सेशन में लैब सेशन में जरूर से जरूर प्रेजेंट हो, तो लैब सेशन में आपका थोड़ा सही रहता है, वहाँ पे आपको डॉट वॉट क्लियर करने में, ठीक है। हालांकि ये जो हमारा है लेक्चर 32, ये हमारा एमसीक्यू जो है पार्लियामेंट चैप्टर के ऊपर, ये सेकंड पार्ट है। हमने एमसीक्यू पार्ट 1 किया था पिछले वीडियो में लेक्चर 31 में। हालांकि लेक्चर 32 का ऑलरेडी हमारा लैब सेशन हो चुका है, इसका लैब सेशन हो चुका, जो मैं वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर से रिकॉर्ड करने के पीछे रीजंस है, बिकॉज जो लैब सेशन था उसमें एक सवाल था, उसका जो आंसर था उसका आंसर 2 पार्ट में टैप हो गया था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो वो और उसमें चूज करना था कि ऑप्शन, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इस वीडियो को रहने देता हूँ पब्लिक तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या इसका आंसर आखिर क्या होगा, ठीक है। और हमने ध्यान भी नहीं दिया टाइपिंग में, और मैंने पढ़ाने के समय भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं इस वीडियोस को फिर से रिकॉर्डेड मैंने किया, ओके। और इस रिकॉर्ड सेशन को देखने के बाद आपका वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। इसलिए मैंने उस वीडियो को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, ओके। मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल के साथ। द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है ये बताना है। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका क्या कार्य। प्रोटेम स्पीकर आपके सामने ऑप्शन है, कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर ये काम करेंगे, मतलब एब्सेंट रहेंगे तो। एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर। जो भी नए नए एमपी इलेक्टेड होंगे उनको शपथ दिलवाना। और ऑफिशिएट एज ए स्पीकर, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना जब तक कि नया जो लोकसभा है उनका चुनाव ना हो जाए, ठीक है। हर एक पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट का विघटन होता है उसके बाद नई पार्लियामेंट जो आपका माने सॉरी पार्लियामेंट नहीं मतलब लोकसभा का विघटन होता है, उसके बाद जो नई लोकसभा आती है तो उसका स्टार्टिंग में टाइम लगता है, एक डेट फिक्स किया जाता है कि एक स्पीकर को चुना जाए, ठीक है। लेकिन जब तक के स्पीकर नहीं है, जब तक के क्या प्रोटेम स्पीकर काम करता है। तीसरा ऑप्शन है, ओनली चेक इफ इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर्स आर ऑर्डर। ऑर्डर्स में तो कहने का मतलब हुआ कि हर एक जो एमपी चुनाव जीतते हैं, एमपी हो या एमएलए हो, उन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो उसमें चेक करना है कि ये प्रमाण पत्र जो भी चुनाव के आए हैं वो सही है नहीं, क्या ये चेक करने का काम है। तीसरा है, गिव हिज असेंट टू द बिल पास बाई लोकसभा। लोकसभा के द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं उस पर सहमति देना। कौन ऑप्शन होंगे इस सवाल का उत्तर होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए यही सवाल था जो हमारा ऑप्शन, इसमें ये और ये दोनों जो मैंने एंड से जोड़ा है ये ऑप्शन सी में चला गया था। उस तरह से बहुत ही कहने का मतलब कि कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसमें ऑप्शन मैंने नीचे नहीं डाला था 1 और 2, तो ये थोड़ा दिक्कत था, ठीक है। देखिए प्रोटेम स्पीकर को मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से। प्रोटेम स्पीकर एक तरह का टेम्पोररी स्पीकर होता है, टेम्पोररी स्पीकर, ठीक है। टेम्पोररी स्पीकर होता है। पहला ध्यान रखिए, प्रोटेम स्पीकर का काम है, सबसे जो मेन काम है वो है ओथ। जितने भी नए नए मेंबर आएंगे, जितने भी न्यू एमपीज हैं, न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आए हैं सेलेक्ट होकर इस बार, उनको शपथ दिलवाना काम है टेम्पोररी जो स्पीकर है आपका प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बात है, शपथ दिलवाएगा। और जब तक के आपका स्पीकर है, स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो चुनाव से पहले देखिए, जैसे कि फर्स्ट मीटिंग जो पार्लियामेंट का पहला बैठक होगा, तो उसमें भी तो एक उस
मीटिंग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमें चाहिए, तो उसमें स्पीकर नहीं रहते हैं, तो जब तक नया स्पीकर ना आ जाए तो एज ए स्पीकर की तरह काम करेगा कौन, आपका प्रोटेम स्पीकर। एज ए स्पीकर की तरह काम कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर, अनटिल इलेक्शन। इलेक्शन हो जाएगा जब नया चुना जाएंगे स्पीकर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो स्पीकर की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक चीज आपको मैं समझा दूं, ध्यान रखिएगा। देखिए जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जो अध्यक्ष होते हैं, जब लोकसभा भंग हो जाए, जैसे नया चुनाव होता है तो लोकसभा भंग होता है, लेकिन ये जो स्पीकर होते हैं ये अपने पद पे तब तक बने होते हैं जब तक कि फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए। जब लोकसभा अपनी पहली बैठक करती है उस दिन ये स्पीकर का पद, जो पुराना स्पीकर थे वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये स्पीकर मान लेते हैं कि 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा मान लेते हैं, 15वीं लोकसभा चल रही है, इसमें जो स्पीकर है वो स्पीकर है लोकसभा। अब देखो 16वीं लोकसभा का इलेक्शन आ गया, ये तो भंग हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा इसका। अब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो 16वीं लोकसभा में जो लोग चुनाव के आ जाएंगे, नए नए एमपी आ गए, तो इनका मीटिंग होगा, पहला बैठक होता है, ये सब सारे एमपी बैठे हैं, पहला बैठक हो रहा है। लेकिन ये जो स्पीकर है ना, ये अपने पद से, मतलब कहने का मतलब इनका पद बना रहता है। कब तक बना रहेगा, जब तक कि ये पहला मीटिंग हो जाए। जैसे ही पहला मीटिंग की दीवार में बना, ये पहला मीटिंग जैसे हो जाएगा, ये स्पीकर का पोस्ट इसका खत्म। पिछला बार जो चुनाया था वो इस बार खत्म, इस बार क्योंकि नया चुनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक इस दीवार तक ये, मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट मीटिंग के पहले तक एज ए स्पीकर के रूप में ये काम करता है। लेकिन ये जो फर्स्ट मीटिंग होगा, इस फर्स्ट मीटिंग का की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस फर्स्ट मीटिंग है, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो अध्यक्ष बनेंगे वो हो जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर कहाँ से आ गया, प्रोटेम स्पीकर को यूजुअली आप ध्यान रखिएगा अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसको चुना जाता है। सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, उनका नाम कंसीडर किया जाएगा लोकसभा के द्वारा, और फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे, और प्रेसिडेंट इसको शपथ दिलवा देंगे कि लो भाई तुम हो प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, अब ये प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलवा देगा। देखिए ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप ध्यान दीजिएगा, जब पीएम मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बताया था कि जो संसद के जितने सदस्य हैं उनको उनका मतलब शपथ दिलवाने का काम प्रेसिडेंट का। लेकिन प्रेसिडेंट हर एक एमपी को शपथ नहीं दिलवाते हैं, इसलिए वो खुद चुन देते हैं प्रोटेम स्पीकर को, बोलते तुम ही जाकर शपथ सबको दिलवा दो। तो प्रोटेम स्पीकर का यही काम है, ठीक है। जब तक कि नया मतलब स्पीकर न चुना, जब तक एज ए स्पीकर काम करना और सारे सदस्यों को शपथ दिलवाना, ठीक है। आगे चल, सेकंड सवाल आपका है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन नियुक्त करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, स्पीकर, पीएम, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बताना है। देखिए इस सवाल का बेसिकली उत्तर होगा, ध्यान रखिए, स्पीकर। अब मैं समझा दूं, लोक लेखा समिति जो है ये कमिटी है, पार्लियामेंट कमिटी है, मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से। इसके मेंबर, टोटल मेंबर्स होते हैं, आप वो ध्यान रखिए, टोटल मेंबर्स होते हैं 15 + 7 22। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुल मेंबर की संख्या इसमें कितनी होती है, 22। पार्लियामेंट कमेटी है, इसका काम है मैं आगे बताऊंगा, काम भी आगे बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ये जो लोक लेखा समिति का कंसेप्ट वो निकल के आया 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 से आया कि एक लोक लेखा समिति होना चाहिए, और ये 1921 में ये बना। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो लोक लेखा समिति हो गया। लोक लेखा समिति के जो मेंबर हैं वो चुनाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग पद्धति से, और एक और ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, समानुपातिक पद्धति। जिस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसी मेथड से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पूछ देगा सवाल तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 1967
के बाद ये ऐसा प्रचलन हो गया, ऐसा कन्वेंशंस हो गए, कन्वेंशनल मेथड चला आ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी वाले को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, अपोजिशन पार्टी। इससे पहले ध्यान रखिएगा कि उनका चुनाव होता था लोक लेखा समिति का, और वो ज़्यादातर बहुमत दल वाले जो बहुमत में रहेगा वही बन जाएगा। ठीक है, तो उस वैसा होता था, लेकिन सरकार ने देखा, पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, जो अध्यक्ष बनेंगे, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनेंगे वो हमेशा विपक्ष पार्टी से हो तो अच्छा हो, क्योंकि लोक लेखा समिति का है कि जो भी सरकार के सरकार ने जितने पैसे जहां जहां फंड में दिए हैं सब कुछ का जांच करना होता है, कैग के रिपोर्ट का जांच करना होता है। तो वो सरकार के पॉलिसियों को सही से जांच करे कौन? विपक्ष पार्टी वाली। इसीलिए बोला कि विपक्ष पार्टी वाले को बनाया जाए। 1967 से ऐसा चला आ रहा है कि विपक्ष पार्टी वाले ही लोक लेखा समिति के चेयरमैन बनते हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से इसमें एक चीज। ओके, ये हो गया। तो अपोजिशन पार्टी वाला हमेशा बनते हैं। ओके, 1967 के बाद। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? अब देखिए फंक्शन, कार्य क्या है? कार्य आप बेसिकली समझिए, सीएजी जो रिपोर्ट पेश करता है, सीएजी जो भी रिपोर्ट पेश करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के ध्यान रखिएगा कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो भी आपके रिपोर्ट पेश करते हैं उसका एग्जामिन करना, उसका जांच करने का काम है इस समिति के अंदर। ठीक है, इस समिति का काम क्या है? जांच करेगा उस पूरे रिपोर्ट को। ठीक है, सीएजी 4 रिपोर्ट पेश करता है। पहला रिपोर्ट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑडिट रिपोर्ट मतलब लेखा जांच परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस। ठीक है, जो भी लेखा जांच परीक्षक होता है फाइनेंस पे, उस पे रिपोर्ट पेश करता है। पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं, उनका रिपोर्ट, उनका भी ऑडिट करती है, और उनके रिपोर्ट को, इन सारे रिपोर्ट को जांच कौन करेगा? आपका लोक लेखा समिति। ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ओके, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये आता है कि आपने कितना पैसा खर्चा किया और आपको कितना पैसा सैंक्शन हुआ था। हर एक डिपार्टमेंट को पैसा सैंक्शन किया जाता है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट में जो भी ऑडिट्स करते हैं सरकार के खाता जितने अकाउंट्स उनका ऑडिट किया जाता है, ये ऑडिट रिपोर्ट हो गया। ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस पर जो भी ऑडिट रिपोर्ट देता है। पीयूसी, जितनी भी कंपनियां हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां, सरकारी कंपनियां हैं, उनका भी सीएजी ऑडिट करती है कि क्या उनका रेवेन्यू है, क्या क्या हो रहा है, कितने रिसिप्ट आए, कितने पेमेंट आए, उन सारे का ऑडिट करने का जो रिपोर्ट बना था, उस रिपोर्ट को बस क्या करती है? जांचती है। कौन? लोक लेखा समिति। तो बस केवल जांचना है, तो ये क्या हो? लिमिटेशन है इनका लिमिटेशन मैंने पढ़ाया था। इनका लिमिटेशन ये है, ध्यान रखिएगा कि एक तरह से ये काम करती है पोस्टमार्टम मतलब कहने का मतलब कि 100 परीक्षण जांच करती है। सब पैसा और खर्चा हो गया, सब कुछ रिपोर्ट उस पर बन गया, बस उसको ये देखता है और कुछ नहीं करता है। तो एज ए पोस्टमार्टम के रूप में काम कर रहा है, कुछ इसको करना नहीं है। ठीक, उस पर कुछ कर भी नहीं सकता, जो चीज हो चुका है खर्चा, तो एज ए पोस्टमार्टम के रूप में, सब परीक्षण के रूप में काम करता है। सेकंड है कि ये पॉलिसी वाले मामलों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जो ये पॉलिसी लाया है, उन पे ये सवाल नहीं उठा सकता। बस जो जांचने के लिए मिला, चेक करने के मिला, उसका बस जांचो और एक अपना रिपोर्ट पेश करो। ठीक है, ये जो भी रिकमेंडेशन देगा, देखिए अब रिकमेंडेशन देगा, जब भी जांचेगा तो ये सिफारिश देगा कि देखिए यहाँ पर इतना पैसा खर्चा हुआ, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इतना ज्यादा हो गया। तो ये जो रिकमेंडेशन देगा वो ध्यान रखिएगा, ये एडवाइजरी नेचर का होगा। एडवाइजरी मतलब सलाहकार प्रवृत्ति का होगा, नेचर इसका एडवाइजरी होगा। अब सलाह आप किसी को देते हैं तो आपका सलाह माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो इसका जो रिकमेंडेशन सिफारिश है वो एक एडवाइजरी नेचर का होता है। ये जो भी सलाह देगा, जो भी रिकमेंडेशन देगा, वो एक तरह सलाह के रूप में मानता है उसको पार्लियामेंट, और ये नॉट बाइंडिंग। उस चीज को पार्लियामेंट माने या ना माने उस पर कोई बाध्यकारी नहीं। नॉट बाइंडिंग मतलब कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं किसी ने जो बोला वो पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये बाध्यकारी नहीं है।
ठीक है। डे टू डे मैटर में ये, जैसे जो ये पार्लियामेंट है उनके डे टू डे मैटर में ये कभी भी, कहने का मतलब कि दखलंदाजी नहीं कर सकता इस कमेटी का, ये सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका, ये पार्लियामेंट कमेटी के बारे में समझ लिया आपने। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसके हमेशा जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि कौन से लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है संविधान के द्वारा कि जो भी संसद की कार्यवाही होती है, ओके, कंडक्टिंग बिजनेसेस इन द पार्लियामेंट, वो उन भाषाओं में, कौन कौन भाषा, का ऑप्शन है आपका, आंसर है इंग्लिश, हिंदी और मदर लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश और मदर लैंग्वेज में आप उन भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपका मदर लैंग्वेज है। आप पार्लियामेंट के अंदर जो भी कार्यवाही होती है उन चीजों में, ठीक है, पार्लियामेंट का डिबेट होता है, जो भी चीजें होती हैं वो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और अगर आप हिंदी इंग्लिश से संतुष्ट नहीं है, उसमें चीजों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर ट्रांसलेटर सब बैठे होते रहते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल 120 के 1 में, 120 के 1 में है कि पार्लियामेंट है जो इंग्लिश और हिंदी में काम कर सकती है। अगर कोई मेंबर है जो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हिंदी इंग्लिश में, होते हैं किन्हीं को हिंदी और इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाते, तो जो अगर सही रूप से एडुकेट रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन स्पीकर अलाउ करेगा, तब ध्यान रखिएगा, तब वो अपने मदर लैंग्वेज में का इस्तेमाल कर सकता है संसद की कार्यवाही के समय से। संसद के जो भी काम काज होते हैं उसमें मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीकर अलाउ करेगा तो। 120 के 1 में ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम चीज यही लिखा गया है आर्टिकल 210 में, 210 में, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य के विधानमंडल हैं, देखो जब मैं विधानमंडल बोलूं तो उसके अंदर आप विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर बोलूं तो उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी आते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आते हैं, ठीक है। तो 210 के अंदर ये लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कि राज्य भी हैं जो इंग्लिश, हिंदी और अपने मातृभाषा में, जो भी मातृभाषा रहेगा, जो भी एमएलए हैं वो अपने मातृभाषा में उसका इस्तेमाल कर सकता है विधानमंडल के कार्यवाही में, ठीक है। कि 210 हो गया, 120 हो गया, ठीक है, ये स्टेट हो गया, ये आपका यूनियन हो गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें बताना है राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड एनी मनी बिल। राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी वो मनी बिल को अमेंड, सुधार या मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती धन विधेयक के मामले में। राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदानों की मांग होती है, अनुदानों की जो मांग होती है बजट के अंदर, उन पे वोट नहीं कर सकता राज्यसभा। तीसरा है, राज्यसभा जो है वो डिस्कस नहीं कर सकती है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट पे, ठीक है, मतलब बजट पे, 112 आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट जो होता है उस पे राज्यसभा बहस नहीं कर सकती है। इसमें से कौन सही है, कौन सही है बताना आपको। देखिए ऊपर वाला ये 1 और 2 आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है मैंने आपको बताया, पढ़ाया भी है इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल के मामले में तो पता आपको होना चाहिए, मनी बिल में साफ साफ लिख दिया गया है धन विधेयक में आर्टिकल 109 में कि मनी बिल ओनली आपका हाउस ऑफ द पीपल मींस ओनली लोकसभा में पेश कर सकते हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा में पेश कर, ठीक है। मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं, ओके, ये हुआ, ठीक है। 109 में लिखा गया है और 110 में तो पता है कि मनी बिल में के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं वो है। तो पहला ये हो गया। अब राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं था, हाँ राज्यसभा के पास जाता है मनी बिल, ये मनी बिल यहाँ पेश हुआ, मनी बिल यहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन राज्यसभा इस पे ना कोई अमेंडमेंट कर सकती है, मीन्स इसमें कोई सुधार नहीं कर सकती है, नहीं राज्यसभा साफ साफ इसको मना भी नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, समझ रहे बात को, राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके, अब देखिए
अब राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा को देना है, इसमें सिफारिश देना, रिकमेंडेशन देना है। रिकमेंडेशन को लोकसभा माने ना माने लोकसभा पे डिपेंड करता है। अब जो मनी बिल है, जो आपका धन विधेयक है, वो क्या ना रिजेक्ट कर सकती है ना इसको अमेंड कर सकती है। अब इस मनी बिल को 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर राज्यसभा को इस पे सहमति देना है। जो भी चीजें करना है 14 दिन के अंदर करेगी। अगर 14 दिन के अंदर नहीं कर पाएगा ऐसा चीज, तो बिल ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से पास हो चुके। ठीक है, 14 दिन के अंदर अगर नहीं इस पे कुछ प्रतिक्रिया आया तो वो बिल को ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है मनी बिल के केस में। लेकिन यही चीज होता है, देखिए ऑर्डिनरी बिल है तो क्या हो जाता है, बहुत दिन तक रोक के रख सकती है, 6 महीने तक रोक के रखते हैं, तब जाके हम लोग ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट करते हैं, मतलब संयुक्त बैठक बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा का। ठीक है, तो वो अलग है। इस्तेमाल 1 और 2। देखिए सेकंड में क्या सही है, सेकंड में सही बात है, जो राज्यसभा जो आपका बजट होता है ना, तो बजट में सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ग्रांट होता है कि इसमें इतना पैसा शिक्षा विभाग में इतना खर्चा करना है, तो अलग अलग उसके लिए डिमांड किया था, उस ग्रांट के लिए डिमांड किया था, उस पर वोटिंग होता है कि अच्छा इस पर इतना पैसा खर्चा करना, इस पर इतना पैसा खर्चा करना। तो उसे वोटिंग जो होता है, वोटिंग का अधिकार ओनली लोकसभा के पास है। बजट के अंदर जो वोटिंग का अधिकार होता है ग्रांट के ऊपर, वो लोकसभा के पास प्रिविलेज है, मतलब लोकसभा का विशेषाधिकार है। राज्यसभा इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। राज्यसभा केवल जो बजट होता है उस पर डिस्कस कर सकती है, केवल ओनली डिस्कस करती है। आपको पता होना चाहिए जो बजट पेश होता है, बजट का फर्स्ट रीडिंग होने के बाद वो बजट जो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के अंदर भी जाती है बजट, और लोकसभा भी उस चीज को मतलब राज्यसभा के अंदर ही भेजा जाती है बजट, और राज्यसभा उस पर केवल कहने का मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत था। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कैन डिस्कस, नॉट कैन नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट, हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में कौन से विशेषाधिकार भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? Which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? देखिए ये सवाल जो है ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पावर ऑफ पार्लियामेंट कंसेप्ट मतलब टॉपिक को मैंने छोड़ा था, मैंने बोला कि छोटा टॉपिक है, इसको कभी कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत छोटा टॉपिक ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, इन दोनों के पास आसपास मतलब कहने में ऑलमोस्ट अधिकतर जो पावर है ऑलमोस्ट सिमिलर पावर है दोनों के पास। ठीक है, एक ही तरह का शक्ति दोनों के पास है ऑलमोस्ट। कुछ कुछ है जो लोकसभा के पास सेफ मतलब उनके पास ही है, जैसे कि अभी मैंने बताया मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। अब कुछ कुछ ऐसे पावर हैं जो राज्यसभा का स्पेशल मिलता है, और 2 ही पावर है, दोनों को आपको समझना है, इसी के थ्रू मैं कर दूंगा। वो 2 पावर क्या है आपके सामने ऑप्शंस पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट। जो राज्य हैं उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन करना, ये क्या ये अधिकार राज्यसभा के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों करना पड़ेगा। सेकंड है टू पास अ रेजुलेशन इंपावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विस। क्या उस संसद को राज्य सूची पर नियम बनाना? देखिए जो राज्य सूची होता है, स्टेट लिस्ट होता है, 3 तरह का लिस्ट है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 जो आपका है उसमें 3 तरह के लिस्ट की बात करता है। ठीक है, 3 तरह के सूची की बात करता है, एक राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो राज्य पर केवल राज्य ही कानून बना सकती है, लेकिन कभी कभी संसद को भी दे दिया जाता है, संसद को पावर मिल जाता है कि राज्यों पर कानून बनाया। क्यों बनाए? कि कभी कभी कुछ ऐसे लोक हित के काम होते हैं, कुछ ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के काम होते हैं कि उनको बनाना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के काम होते हैं कि उस पर स्टेट कुछ नहीं कर रहा है तो उस पर पार्लियामेंट बना देती है कानून। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब केंद्र। तो ये कब होता है ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेट लिस्ट है इस पे पार्लियामेंट के पास पावर कब आएगा कानून बनाने का? जब राज्यसभा, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे, जब राज्यसभा एक रेजुलेशन पास करेगी, राज्यसभा एक प्रस्ताव को पास करेगी अपने उपस्थित जो भी सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर, जिस दिन पास होगा उनके 2/3
मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से अगर मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कर देगी। इस रेजोल्यूशन में लिखा रहेगा कि राज्य जो पार्लियामेंट है इस स्टेट लिस्ट के इस टॉपिक पर कानून बना सकती है। तो उस टॉपिक पर तुरंत पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा कि वो बना सकते, ठीक है। तो कभी कभी राज्यों सूची पर, राज्य सूची पर भी पार्लियामेंट पावर बनाती है, सॉरी मतलब एक्ट लॉ बनाती है, ठीक है। तो वो कब मिलेगा पावर, जब राज्यसभा रेजुलेशन को पास करे 2/3 मेजोरिटी से। और ये केवल राज्यसभा के पास ये पावर कि राज्यसभा इस तरह से काम करेगी कि आप संघ राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। राज्यसभा के पास एक और पावर है, वो है ऑल इंडिया सर्विस, जो अखिल भारतीय सेवा होता है। अखिल भारतीय सेवा मतलब कि पूरे इंडिया में एक सर्विस, जैसे कि यूपीएससी है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए यूपीएससी है। फिर देखिए जैसे कि आप स्टेट पीसीएस देख लीजिए, तो वो अखिल भारतीय सेवा है लेकिन वो राज्यों का, देखिए अखिल भारतीय सेवा है। तो देखिए जो यूपीएससी है ये सब अखिल भारतीय सेवा मतलब पूरे देश के लिए एक ही है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का, नए अखिल भारतीय सेवाओं का क्रिएशन, वो नया जैसे यूपीएससी की तरह कुछ और हमें बॉडीज बनाना है जो अखिल भारतीय सेवा के रूप में काम करे, ठीक है। पूरे सेंटर में, पूरे कंट्री में एक हो, ठीक है। और वो हर एक जगह उस, जैसे कि यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी से जो भी रिक्रूट होते हैं वो हर एक कंट्री के हर एक पार्ट में सर्व करते हैं। लेकिन देखिए स्टेट की बात करें, स्टेट का जो पीसीएस होता है उसमें स्टेट के अंदर ही काम करते हैं। तो यूपीएससी के थ्रू कहीं भी, तो ये अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं इसको, अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। जज का भी होता है, जज वाला भी जो आपका होता है एग्जाम, उसमें भी वो अखिल भारतीय सेवा में ही आते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा जो है उसका जो नया कुछ अखिल भारतीय सेवा बनाना है, तो उसके लिए भी रेजुलेशन कौन पास करेगा, आपको राज्यसभा। उसके लिए रेजुलेशन कौन पास करेगा, राज्यसभा। अगर राज्यसभा 2/3 से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि एक नया अखिल भारतीय सेवा बनाना है इस चीज के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, उस पर पार्लियामेंट तुरंत कानून बना देगा और पार्लियामेंट तुरंत उस तरह से अखिल भारतीय सेवा का गठन कर देगी। ये पावर केवल राज्यसभा के पास है। ध्यान रखें, 2 पावर्स मैंने बता दिया, बाकी ये सारे ऑप्शन ऐसे ही ध्यान दीजिए। इसका सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ए रेजुलेशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 शैल रिमेन इन द फोर्स फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। देखिए आर्टिकल 249, ये मैंने अभी बताया ना, ये आर्टिकल 249 है। आर्टिकल 249 का एक में ये सारा चीज लिखा हुआ है, सेम चीज जो मैंने बताया। तो आर्टिकल 249 के एक में लिखा हुआ है कि राज्यसभा जो है रेजुलेशन पास करेगी। रेजुलेशन का क्या रहेगा, वो रेजुलेशन जो रहेगा वो 2/3 से बहुमत से पास होगी। और वो रेजुलेशन पास होगा तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। ऑल इंडिया सर्विस का स्थापना हो सकता है, नया जो भी नया बनाना है ऑल इंडिया सर्विस, ओके ये हुआ। लेकिन ये कहा है कि जो रेजुलेशन पास करेगी, तो 249 में 2 में कह दिया है ये जो रेजुलेशन पास होगा वो 1 ईयर तक वैलिड होगा। 1 ईयर के अंदर आपको कानून बनाना है। तो ये ऐसा नहीं कि जो लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट के अंदर वो है 1 ईयर तक, वो नहीं। आपका जो रेजुलेशन जो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसका 1 ईयर तक वैलिड होगा, ठीक है। उसका 1 ईयर के तहत मतलब जो यहाँ लिखा हुआ रेजुलेशन पास्ड, वो 1 साल तक वैलिड होगा, ठीक है, 1 ईयर। देखिए यूपीपीसीएस ने सवाल को पूछा है, देखिए मैंने नीचे रख दिया आपको सामने। आर्टिकल 249 का ये कहता है कि कंडीशन ये शक्ति देता है राज्यसभा को कि राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है एक रेजुलेशन को जो 2/3 बहुमत से पास हो प्रेजेंट मेंबर से, ठीक है। जो नेशनल इंटरेस्ट के कुछ काम हो, नेशनल मतलब राष्ट्रीय महत्व के कुछ काम हो, उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, चाहे वो मैटर स्टेट लिस्ट के अंदर ही क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा अगर रेजुलेशन पास कर दिया जाए तो, ओके ध्यान रखिएगा। और ये भी है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी कानून बनाया है वो हो सकता है पूरे होल कंट्री के लिए बनाया हो या किसी एक पार्ट, एक टेरिटरी के लिए बनाया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये लिखा गया। और ये 249 के 2 में कह दिया जो रेजुलेशन जो पास होगा, ये जो पावर रेजुलेशन पास करेगा, ये जो रेजुलेशन है क्लॉज 1 के अंदर, वो केवल 1 साल से ज्यादा तक इसका
नहीं रह सकता। ठीक है, ध्यान रखें, 1 साल से ज़्यादा तक ये रेजुलेशन जो प्रस्ताव है ये नहीं रह सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद फिर से नया रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल तक इसका वैलिडिटी है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा है राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ 250 है, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें अभी प्रेजेंट 245 है। उसमें भी 233 पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैंने राष्ट्रपति मैंने बताया। ठीक है, और 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब कहना होता है कि 12 लोगों को निर्वाचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 लोगों को निर्वाचित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? कला मतलब आर्ट्स के क्षेत्र में, विज्ञान साइंस के क्षेत्र से, ओके, साहित्य के क्षेत्र से, और आपके समाज सेवा के क्षेत्र से। देखिए कला के अंदर सारा चीज आता है, गेम ओम के, आपका जो भी जितने क्रिकेट है, स्पोर्ट्स हैं, कला के अंदर आपके जितने भी सिंगर विंगर हैं, सारे कला के अंदर ही आते हैं, एक्टर उक्टर। ठीक है, देखते हो कि हेमा मालिनी राज्यसभा सांसद है। तो राज्यसभा के जो सांसद 12 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा के 12 सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, क्योंकि इन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना इलेक्शन को फेस किए हुए ये एक तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका एज ए मेंबर के रूप में होते हैं। ठीक है, 12 को नॉमिनेट, लेकिन 233 का चुनाव होता है। अच्छा, ये इलेक्शन आपने सुना है कि आपने कभी राज्यसभा के इलेक्शन जो हुआ उसमें आपने वोट दिया? आप तो लोकसभा के इलेक्शन में वोट आपने दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में आपने वोट दिया नहीं दिया। तो राज्यसभा के जो होते हैं इलेक्शंस, इसमें वोट देने का अधिकार किसको होता है? ये आपको इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कौन बनाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है, राज्यसभा के जो एमपी के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं विधानसभा के सदस्य। मैंने बोला विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए ही इसमें वोट देते हैं। ठीक है, हम लोग वोट नहीं देते। ठीक है, एमएलए। देखिए ऊपर वाला ऑप्शन क्या है? विधानसभा के सभी सदस्य, मतलब क्या हो गया? अब देखिए विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा हर एक स्टेट में जो राज्यपाल है, वहाँ के हर एक स्टेट के जो विधानसभा है, वहां पर भी इलेक्टेड देखिए मेंबर 2 तरह के, एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं आपके नॉमिनेटेड। इलेक्टेड को लोग चुनते हैं, नॉमिनेटेड को सीधे सीधे नियुक्त कर दिया, जैसे कि राष्ट्रपति कर दिया या राज्यपाल कर दिया। तो राज्यसभा जब सभी सदस्य बोलेंगे, मतलब होगा कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों 233 + 12, मतलब मैं अगर हम राज्यसभा केस में बोले तो विधानसभा के सभी सदस्य बोल दिया, तो इसका मतलब जो विधानसभा में चुनाव के भी आए हैं और विधानसभा में जो मनोनीत होके आए वो भी, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ये हो गया गलत, पहला बात। सेकंड कर रहा है विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल बोल दिया, मतलब इसके अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली एलए प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद जो होता है, उच्च सदन जो होता है आपके राज्य विधानमंडल के अंदर, विधानमंडल जब बोल दो ना तो उसमें 2 चीज हो जाएगा, एक लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, विधान परिषद विधानसभा हो जाएगा, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हो जाएगा, तो ये भी नहीं। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ क्या दिया, विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, विधान मंडल के सभी निर्वाचित, विधानमंडल फिर बोल दिया, फिर इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब ही नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के जितने भी सदस्य चुनाव के आए हैं, जिन्हें जो भी सदस्य का चुनाव के द्वारा आए हैं, वही एमएलए वोट देते हैं राज्यसभा के एक एमपी को चुनने के लिए, राज्यसभा के एक एमपी को चुनने के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा सवाल क्या है? हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय। देखिए ये भी सवाल थोड़ा उसमें लाइफ सेशन प्रॉब्लम में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्या है? कह रहा है कि जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? पहला समझना, ये राज्यसभा के सभापति हमेशा होते हैं उपराष्ट्रपति।
तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है ये जानना है। हमने पढ़ा है आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको पहले बता दूं प्रेसिडेंट के बारे में। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, देखिए इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा। मैंने विधानसभा बोला, मतलब असेंबली, काउंसिल खत्म, विधान परिषद नहीं। ये तीनों के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड। आप देखिए मैंने क्या बताया, 12 लोग राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते, तो वो इसमें प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में 2 होते थे मनोनीत, लेकिन अब खत्म कर दिया, तो वही प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा के सारे, ये तीनों के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों सभा के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, निर्वाचक मंडल के अंग है। प्रेसिडेंट के चुनाव आप हम लोग नहीं दे, आम जनता नहीं देती है, इन्हीं के द्वारा एक तरह का अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को पालन करता है। सेम यहाँ पर उपराष्ट्रपति में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी होगा। और इसमें केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। देखिए जब संविधान निर्माताओं को लगा कि राष्ट्रपति का जो, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें राज्यों का कोई मतलब नहीं, इसलिए राज्यसभा के जो राज्यों का जो विधानसभा है उसको हटा दिया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य कर दिया, बोला कि इलेक्टेड मेंबर नहीं, इसमें ऑल मेंबर, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। देखिए यही सवाल लाइव सेशन में कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये होगा ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे बातों को, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लाइव सेशन में कभी कभी कमेंट पढ़ने में भी पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, तो कल आज से नेक्स्ट जो भी लाइव सेशन चलेगा उसमें कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, ओके। तो ये हमारा ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये सारे गलत रहेंगे, ठीक है, ये सारे गलत रहेंगे। आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स कौन से सेक्टर हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन सेंटर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ये सारे पब्लिक। LIC का हमें करना है जांच, LIC का हमें जांच करना है, LIC के जो भी चीजें, LIC का क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है, सारे को जांच करना है। तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, एडहॉक कमेटी, पार्लियामेंट का जो डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी होता है, जो जिसकी संख्या 24 है। पार्लियामेंट का एक कमेटी होता है जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी उसको बोलते हैं, ठीक है, विभागीय। हर एक डिपार्टमेंटल के लिए एक कमेटी होता है, हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक कमेटी होता है, इसकी संख्या 24 है, मैंने बताया था। फाइनेंस कमीशन या वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार है, फाइनेंस कमीशन का एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है, वो कौन होगा, या नीति आयोग। इसका आंसर होगा भैया देखिए 1 और 2। कैसे, तो जांच करने का काम तो पूरा पूरी कमेटी के ऊपर है। इसमें नीति आयोग इसमें क्या करेगा, जो भी जांच होगा, जैसे कि CAG की रिपोर्ट का जांच किया, कौन किया जांच किया, तो आपके लोक लेखा समिति ने किया। तो कमेटियों का काम है, पार्लियामेंट कमेटी जो है उनका। तो इसके लिए एडहॉक कमेटी भी हो सकता है, तदर्व समिति। एडहॉक मतलब कि ऐसी कमेटियां जिनका गठन कुछ स्पेसिफिक काम के लिए हुआ, जैसे कहीं पे घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हुआ था, या कोई ऐसा घोटाला हुआ, उसके लिए कमेटी बना दी है पार्लियामेंट के अंदर, उसका जांच करेगी। वो घोटाला का काम हो गया तमाम, मतलब घोटाला के बारे में कुछ पता चल गया तो वो कमेटी डिजॉल्व हो जाएगी। कुछ इसको बोलते हैं तदर्व समितियां। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं अस्थायी समितियां, वो कभी खत्म नहीं, तो हर साल वो कमेटी का 1 साल टेन्यूर होता है, वो हर साल वो कमेटी के सदस्य बदलते हैं, हर साल उस कमेटी का गठन होता है, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था 6 तरह के, और 6 में मैंने एक था डिपार्टमेंटल संबंधी, उसमें होता है 24। अभी 24 हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक मिनिस्ट्री का कमेटी, हर एक डिपार्टमेंट है उसके, हर एक मिनिस्ट्री है उसमें क्या क्या उनका जांच करना, वो सारे करते हैं पार्लियामेंट डिपार्टमेंट। तो ये भी सेकंड वाला भी जांच कर सकता है। अब मान लेते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो कमेटी है वो जांच कर लेगी इसका, ठीक है। या हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कोई घोटाला हुआ तो उसके लिए हम तदर्व समिति बना देंगे,
तो इन दोनों का ही काम हो सकता है, ठीक है। यूपीएससी का सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करेंगे तो वो है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा। लेकिन लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को दोनों को बोलते हैं जुड़वा समिति, ठीक है। लेकिन लोक लेखा समिति जांच करता है सीएजी के रिपोर्ट का, ठीक है, सीएजी का जो रिपोर्ट है उसका जांच करता है। प्राक्कलन समिति क्या होता है? जो एस्टिमेट्स होते हैं, जो एस्टिमेट्स होते हैं जो भी रिपोर्ट्स के, उनका ये जांच करता है। साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ सरकार को, जो गवर्नमेंट है, उनको कोई पॉलिसी है, उनको पॉलिसी के लिए सुझाव देते हैं कि ये पॉलिसी को इस तरह से इंप्लीमेंट करें तो इस तरह सही चीजें होंगे, ठीक है। तो एस्टिमेट जो भी होता है उसका जांच करती है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति 15+7, 15+7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। देख लीजिए, सबसे बड़ी समिति आपकी है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, 30 मेंबर्स होते हैं। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देती है। ये विभिन्न मंत्रालय के खर्चे को और सीएजी के रिपोर्ट पे डिस्कस करती है लोक लेखा समिति। ये सरकारी उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो सीएजी रिपोर्ट पेश करता है, जो कंपनियों का ऑडिट करती है, उसके लिए जांच करने का कमेटी जो है ये याचिका समिति है। संसद के अंदर जो भी पब्लिक जो भी याचिका है, जो भी पब्लिक पिटीशंस आए, कंप्लेन आए, उनको देखरेख करने वाला समिति है याचिका समिति। और ये याचिका समिति अलग अलग होते हैं इसके मेंबर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे लोकसभा में 15, लोकसभा में अगर बना तो 15 मेंबर, राज्यसभा में अगर बना तो 10 मेंबर। ऐसा नहीं कि 15 से 25 नहीं, इस दोनों में अलग अलग होते हैं। राज्यसभा का अलग याचिका समिति है और लोकसभा का अलग याचिका समिति है, ठीक है। तो ये आपको आ गया, ठीक है। सबसे बड़ा समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। केवल लोकसभा, इसमें कोई राज्यसभा का मतलब नहीं, केवल लोकसभा। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, जो स्थायी समितियां होती हैं, ठीक है, कह रहा है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के जो स्थायी समितियां होते हैं, उनको किस अनुपात में चुना जाता है। जैसे देखते हो कि लोकसभा जो स्थायी समितियां होती है उसमें लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। अभी आपने देखा ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यही याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2:1 आपको नहीं लग रहा है एक तरह से, 7 दूनी 14, तो 2:1 में, ठीक है। कैसे? अगर 2 मेंबर हम लोकसभा से लेंगे तो 1 मेंबर हम राज्यसभा से लेंगे। आपको ऐसा ही पता होना चाहिए कि देखिए राज्यसभा में कितने सीट है, 250 सीट है मैक्सिमम, यहाँ कितने, 552। ये देखिए नहीं, दुगना है कि नहीं, दुगना से भी ज्यादा। तो इस तरह से यहाँ से 2 मेंबर लेंगे तो यहाँ से 1 मेंबर, हर एक कमेटी, जो भी कमेटी बनाएंगे तो इसी रेशियो में हम लोग लेंगे। और जहाँ पे राज्यसभा से नहीं लेना तो वो बात अलग है, लेकिन जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा का अगर हमें मेंबर रखना जिस कमेटी में, तो 2:1 में लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2:1 इस सवाल का उत्तर होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। हमने बहुत सारे एमसीक्यू को देखा और बहुत अच्छे तरीके से समझा। लाइव सेशन में इतना अच्छा नहीं हो पाया था, बट हम आगे ट्राई करेंगे कि लाइव सेशन में कम से कम कमेंट को पढ़े और पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। कमेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा फ्लो गड़बड़ा जाता है, उसके चक्कर में कुछ ऑप्शंस गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।